हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स डिस्कस कर चुके थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरी ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। ओके, जिसमें हम पहली थ्योरी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, स्वार्म थ्योरी। ओके, स्वार्म थ्योरी को आप हिंदी में झुंड सिद्धांत भी कहते हैं, झुंड सिद्धांत। ओके, स्वार्म थ्योरी या फिर झुंड सिद्धांत, राइट। देखो, सबसे पहले तो क्या है, हमने जो लिक्विड क्रिस्टल पढ़े थे उसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं कि एक टेम्परेचर यानी कि ट्रांजिशन टेम्परेचर पर जब आप सॉलिड, ट्रांजिशन टेम्परेचर तक जब आप सॉलिड को हीट करते हैं तो आपको टर्बिड लिक्विड मिलता है। ओके, अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो माना गया कि ये जो टर्बिड लिक्विड होता है वो इमल्शंस की तरह होता है। क्या? इमल्शंस की तरह होता है, राइट। इमल्शन पायस आपको पता होगा, पायस आप पढ़े हुए होंगे, ठीक है। पायस जैसा होता है। और पायस क्या होते हैं, बेसिकली पायस जो है आपके हेट्रोजेनस सिस्टम होते हैं। पायस क्या होते हैं? हेट्रोजेनस सिस्टम होते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि टर्बिड लिक्विड को सबसे पहले माना गया कि ये इमल्शंस जैसे होते हैं, और अगर ये इमल्शंस जैसे होते हैं तो फिर ये हेट्रोजेनस सिस्टम होने चाहिए, विषमांगी निकाय होने चाहिए, ठीक है। अभी विषमांगी और समांगी मैं यहाँ पे आपको नहीं बता रही, मुझे लगता है कि सेकेंड ईयर तक आपको इतना पता होता है कि विषमांगी और समांगी, हेट्रोजेनस और होमोजेनस क्या होता है। हम पहले भी बहुत बार क्लास में पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, राइट। तो ये हेट्रोजेनस सिस्टम होता है। अब यहाँ पे बाद में ये बताया गया कि एक्चुअल में क्या है, ये हेट्रोजेनस सिस्टम नहीं है। किस बेसिस पे बताया गया? ऐसे ही गप तो नहीं मारी है, ठीक है। कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट हुए होंगे, कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व किया होगा एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, तब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये ऐसे इमल्शंस नहीं है, ये हेट्रोजेनस सिस्टम नहीं है, ये होमोजेनस सिस्टम ही होते हैं। किस आधार पे कहा गया कि इसमें क्या होता है? हेट्रोजेनस किस आधार पे कहा गया कि स्टार्टिंग में जब आप एक टर्बिड लिक्विड को देखते हैं, है ना, लैब में भी अगर आप देखें तो टर्बिड लिक्विड में आपको जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स सस्पेंडेड दिखाई देते हैं। स्मॉल पार्टिकल्स जो है, सस्पेंशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, सस्पेंशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स इन लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है। हेट्रोजेनस क्यों कहा गया और इमल्शंस क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे जब आप टर्बिड लिक्विड को देखते हैं तो आपको ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो सस्पेंडेड है, निलंबित हुए हैं अंदर, ठीक है। तो एक्चुअल में जो वो क्या होता है, मैं आगे आपको डिस्कस करूंगी इसका रीजन क्या था पीछे। पर एक्चुअल में जब इसे क्या किया गया, माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया टर्बिड लिक्विड को जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया, माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो यहाँ पे कोई स्मॉल पार्टिकल नहीं दिखे, कोई स्मॉल पार्टिकल यहाँ पे दिखे ही नहीं, ठीक है। और जब इसे छाना गया, ठीक है, तो ऐसा है कि टर्बिड लिक्विड को जब आप छानते हैं, आप फिल्टर पेपर में आप छानेंगे तो कुछ ना कुछ तो फिल्टर पेपर पे मिलेगा ना आपको, ठीक है। पर जब छाना गया तब भी कोई जो है पीपीटी तो नहीं कहेंगे, कुछ भी जो है यहाँ पर आपको नहीं मिला, ठीक है। छान कर कोई भी सब्सटेंस आपको फिल्टर पेपर पे नहीं मिला, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन आता है कि अच्छा, टर्बिड लिक्विड दिख रहा है कि स्मॉल पार्टिकल्स है, फिर भी माइक्रोस्कोप में देखने पर ये नहीं दिखते कि ऐसा कोई स्मॉल पार्टिकल्स जो है लिक्विड क्रिस्टल में सस्पेंडेड है, ओके। और ना ही छानने पर हमें फिल्टर पेपर पर किसी भी तरह का सब्सटेंस जो है वो मिलता है। तो फिर कहा गया कि नहीं, इसको और आगे जो है स्टडी करने की ज़रूरत है। ये हेट्रोजेनस सिस्टम नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हेट्रोजेनस सिस्टम होते तो कोई ना कोई पार्टिकल्स आपको जरूर मिलते छानने पर, या फिर आपको माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर तो बिल्कुल दिखाई दे ही देते अगर हेट्रोजेनस सिस्टम होता तो, ठीक है। तो यहाँ पे फिर एक साइंटिस्ट थे, लेहमैन। साइंटिस्ट थे कौन? लेहमैन नाम का एक साइंटिस्ट थे, ओके। उन्होंने कहा कि ये जो टर्बिड लिक्विड है, ये जो टर्बिड लिक्विड है बेसिकली
ये टर्बिड लिक्विड जो है होमोजेनस होता है और ये जो टर्बिडिटी आपको दिख रही है, ये जो स्मॉल पार्टिकल्स दिख रहे हैं, एक्चुअल में ये बस इसका ऑप्टिकल इफेक्ट के कारण दिख रहे हैं। ड्यू टू टर्बिडिटी, ड्यू टू, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, टर्बिडिटी ड्यू टू ऑप्टिकल इफेक्ट। ठीक है, प्रकाश का प्रभाव पड़ रहा है इस सब्सटेंस पर, बस वही रीजन है टर्बिडिटी का। एक्चुअल में कोई स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड नहीं है, ये पूरी तरह से होमोजेनस सिस्टम है, पूरी तरह से समांगी विलयन है, यानी कि इसमें कोई दो फेज नहीं है, एक ही फेज है दिखाई दे रही है, राइट। तो टर्बिडिटी पूरी तरह से लेमन ने क्या कहा कि ये एक प्रकाशिक प्रभाव है बस, ओके। और इसको आगे लेमन ने तो इतना कहा, पर इसके आगे फिर बोस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने आगे और डिस्कस किया, इसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और बोस नाम के साइंटिस्ट ने स्वार्म थ्योरी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्वार्म थ्योरी के बेसिस पे ही उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये जो मीजोमॉर्फिक इफेक्ट होता है, ठीक है, ये लॉन्ग चेन में दिखाई देता है। क्या? लॉन्ग चेन युक्त जो सब्सटेंस होते हैं उनमें दिखाई देता है ये मीजोमॉर्फिक इफेक्ट। और उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे जो फ्री रोटेशन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको जब यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल्स पढ़ाए थे तो उसमें भी पढ़ाया था हमने कि क्या होते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स, किस तरह के सब्सटेंस बनाते हैं जिनकी चेन लॉन्ग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे द मीजोमॉर्फिक इफेक्ट, ये मीजोमॉर्फिक ही है, लिक्विड क्रिस्टल को ही हम मीजोमॉर्फिक फेज भी कहते हैं। तो यही कहेंगे कि ये जो मीजोमॉर्फिक, यानी कि ये टर्बिडिटी जो है, ये मीजोमॉर्फिक बिहेवियर is observed in long chained substances due to restricted free rotation, and because of that due to restricted free rotation, ओके। तो यहाँ पे जो बोस ने कहा स्वार्म थ्योरी के आधार पर, उन्होंने क्या कहा कि जो लॉन्ग चेन सब्सटेंसेस होते हैं वो जो मीजोमॉर्फिक इफेक्ट दर्शाते हैं या जो बिहेवियर दर्शाते हैं, वो किस वजह से दर्शाते हैं? उनके रिस्ट्रिक्टेड फ्री रोटेशन की वजह से दर्शाते हैं। वो कैसे? देखो, ये जो लॉन्ग चेन होती है बेसिकली ये क्या करती है, एक दूसरे के पैरेलल जो है वो व्यवस्थित हो जाती है। क्या? एक दूसरे के पैरेलल व्यवस्थित हो जाती है। पैरेलल अरेंजमेंट होता है, यहाँ पे पैरेलल अरेंजमेंट होता है या फिर पैरेलली ओरिएंटेड होती है ये, ठीक है, पैरेलल अरेंजमेंट होता है। और जब ये पैरेलल एक दूसरे के साथ व्यवस्थित हो जाती है और इनमें रोटेशन भी नहीं हो रहा है क्योंकि ये लॉन्ग चेन है, ओके, और इसकी वजह से ये क्या बना देती है, ये कंप्लीटली मिलके एक झुंड बना देती है या स्वार्म बना देती है, एक झुंड बना देती है या स्वार्म बना देती है। और ये एक झुंड या स्वार्म जो है एक स्मॉल क्रिस्टल की तरह काम करता है। ये झुंड या स्वार्म क्या करता है, एक स्मॉल क्रिस्टल की तरह काम करता है, ठीक है। अब आपको पता है कि क्रिस्टल पर क्या होता है, बेसिकली अगर आपके पास कोई क्रिस्टल है, इस पर लाइट गिर रही है तो कुछ लाइट स्कैटर भी होगी, प्रकीर्णित भी होगी, ठीक है, और उस वजह से आपको जो है कुछ न कुछ इफेक्ट या वो वस्तु दिखाई देगी किसी न किसी रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही हुआ। यहाँ पे क्या हुआ कि जो लॉन्ग चेन सब्सटेंसेस थे वो खुद को एक पैरेलल फैशन में अरेंज कर देते हैं
और दूसरा क्योंकि ये लॉन्ग चेन है, इनका रोटेशन भी नहीं हो पाता कि ये जो है डिसअरेंज हो जाए। ओके, तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने की वजह से और साथ में पैरेलल अरेंजमेंट होने की वजह से ये मेसोमॉर्फिक इफेक्ट शो करते हैं और ये पैरेलल अरेंजमेंट मिलकर एक तरह का झुंड बना देते हैं या स्वाम बना देते हैं और ये स्वाम जो है एक स्मॉल क्रिस्टल की तरह एक्ट करता है। ठीक है, और इसी तरह से आपके लिक्विड क्रिस्टल में बहुत तरह के, ठीक है, जो है बहुत ज्यादा जो है स्वाम्स बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये एक तरह का, ये एक स्वाम हो गया, ठीक है, ये जो है वो दूसरा स्वाम हो गया यहाँ पे, राइट, ये दूसरा स्वाम हो गया, ये तीसरा स्वाम हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे स्वाम्स बन जाते हैं और उस स्वाम्स में जो वो लॉन्ग चेन होती है वो तो पैरेलली अरेंज होती है, पर ये जो स्वाम्स होते हैं ये एक दूसरे के पैरेलली अरेंज नहीं होते। आपको दिख रहा होगा, ये एक दूसरे के पैरेलली अरेंज नहीं होते हैं। ठीक है, और इसी वजह से क्या होता है कि जब भी लाइट इन पर गिरती है, ओके, क्या, जब भी लाइट इन पे गिरती है और फिर से प्रकीर्णित या स्कैटर्ड होती है लाइट, तो ये फिर पूरा सिस्टम आपको कैसा दिखने लगता है, टर्बिड दिखने लगता है, टर्बिड लिक्विड दिखने लगता है। क्लियर हो गया ये चीज कि टर्बिडिटी किस वजह से दिखाई देती है यहाँ पे। ओके, तो ये रीजन है इसके पीछे टर्बिडिटी का। साथ ही ये जो टर्बिड लिक्विड होता है, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा कि टर्बिड लिक्विड यहाँ पर जो है वो विषम देशिकता शो करता है, यानी कि एनाइसोट्रोपी शो करता है। ओके, इसका क्या मतलब है कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, स्पेशली जो हमने पढ़ा था डबल डिफ्रैक्शन, यानी कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज स्पेशली जो है वो एनाइसोट्रोपिक बिहेवियर शो करती है। यहाँ पे रीजन समझ में आ गया क्या, कि ये जो स्वाम्स बने हैं इनका अरेंजमेंट डिफरेंट है, इस वजह से यहाँ पे एनाइसोट्रोपी शो करता है टर्बिड लिक्विड। और टर्बिड लिक्विड होने के पीछे का रीजन ही ये है कि ये स्वाम्स बना देते हैं और अलग अलग फेजेस पे यहाँ पर लाइट गिरती है और उस वजह से जब प्रकीर्णित होती है लाइट तो आपको लिक्विड में टर्बिडिटी दिखने लगती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप एक क्या ले लो, आप एक मिरर लो, ठीक है, अब या फिर आप एक ग्लास ही ले लो। ओके, अब मिरर और ग्लास दोनों अलग चीज है, राइट, तो यहाँ पे ग्लास ले लो या मिरर ले लो। अब इसको क्या करो, ग्लास को आप ब्रेक कर दो। एक तो है कि आप जब भी ग्लास पर लाइट डाल रहे हैं तो वो सही तरीके से उसे प्रकीर्णित करेगी अगर वो प्रॉपर कंडीशन में है अपनी, ठीक है। पर अब इसी ग्लास को आप क्या कर दो, जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बिल्कुल तोड़ दो, एकदम उसका पाउडर बना दो। इस ग्लास को तोड़ के बिल्कुल इसका पाउडर बनाने की कोशिश करो। पर याद रखना कि ग्लास को पाउडर बनाने के बाद भी उसमें भले ही छोटे छोटे ही सही, पर जो है वो ग्लास के क्रिस्टल्स तो यहाँ पर छोटे छोटे ही सही पर होंगे। तो एक तो आप इस ग्लास पर लाइट डालो और एक आप इस जो आपने बिल्कुल पाउडर बना दिया है उस पर डालो। क्या ये सही तरीके से आपको दिखेगा? ये एक ओपेक्यू मास होगा, ओपेक्यू मास होगा। यहाँ पे आपको कुछ भी सही नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल जो है अपारदर्शिता दर्शाएगा ये, ठीक है, चूर्ण। जबकि ये जो है वो नॉर्मल जो आपका ग्लास है वो क्या दर्शाएगा, पारदर्शिता दर्शाएगा। तो वही केस है यहाँ पर। यहाँ पर ये जो छोटे स्वाम्स होते हैं ये किस तरह बिहेव करते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स की तरह बिहेव करते हैं और जब इस पर लाइट गिरती है तो ये पारदर्शिता शो नहीं कर पाते, ये बिल्कुल ही जो है अपारदर्शी हो जाते हैं, जिस वजह से ये लिक्विड कैसा दिखता है, टर्बिड हो जाता है, ठीक है, आविल द्रव। ओके, तो क्लियर हो गया ना ये वाला पॉइंट कि किस तरीके से आप जो है विषमदेशिकता दर्शाते हैं, क्रिस्टल्स में जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है वो किस तरह से, जो टर्बिड सॉल्यूशन होता है वो किस तरह से मेसोमॉर्फिक बिहेवियर दर्शाता है, टर्बिडिटी किस वजह से होती है, स्वार्म थ्योरी का इसमें क्या रिलेशन है इसके साथ, ठीक है, वो क्लियर हो गया यहाँ तक। ओके ओके, तो यहाँ पे ये पूरी बात यहाँ पे खत्म हुई। साथ ही अब क्या होता है ना, यहाँ तक तो चलो हमें समझ में आ गया, पर अब करते हैं हम टेम्परेचर। जैसे कि हमने कहा था कि सॉलिड को आप एक ट्रांजिशन टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, तो वो टर्बिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, टर्बिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, राइट। और टर्बिड लिक्विड में जब आप और टेम्परेचर देते हैं जो कि मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है आपका, फिर आपको मिलता है क्लियर लिक्विड। यही पढ़ा है हमने अभी तक, ठीक है।
तो जब ये क्लियर लिक्विड मिलता है तो यहाँ तक इस वाली फेज जो ये मेसोमॉर्फिक बिहेवियर दर्शाने, ये तो हमने एक्सप्लेन कर लिया स्वार्म थ्योरी के बेसिस पे। ओके, पूरी तरह से हमें क्लियर हो गया। अब क्या होता है, इस टर्बिड लिक्विड को जब आप और टेम्परेचर देते हैं तब इन स्वार्म्स में जो है मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, इन स्वार्म्स में मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। ओके, और ये जो पूरे क्रिस्टल्स थे जो एक साथ आए हुए थे, ये और छोटे छोटे क्रिस्टल्स में बट जाते हैं, और छोटे छोटे क्रिस्टल्स में बट जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि जिस वेवलेंथ की लाइट यहाँ पे गिरी है, जिस भी वेवलेंथ की लाइट गिरी है, ये स्वार्म्स इतने छोटे हो जाते हैं कि इस वेवलेंथ की लाइट के साइज से भी छोटे हो जाते हैं। अब देखो, कोई लाइट मान लो इस वेवलेंथ की है, ठीक है, और स्वार्म आपका इस साइज का है। अब जब ये इस पे टकराएगी तो ये क्या होगा, इतने छोटे से टकराना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो टकराए चली भी जाएगी पता भी नहीं चलेगा, यानी कि किसी तरह का डिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा इस तरह के केस में। तो जो ये स्वार्म्स होते हैं, इनका साइज तरंग दैर्ध्य के साइज से भी आधा रह जाता है, जिस वजह से ये स्वार्म्स इस लाइट की जो किरण है, ये जो जिस तरंग दैर्ध्य की लाइट डाली जा रही है उसको प्रकीर्णित नहीं कर पाती, स्कैटरिंग नहीं कर पाती, जिस वजह से आपको ये लिक्विड कैसा दिखने लगता है, यही टर्बिड लिक्विड आपको क्लियर लिक्विड दिखने लगता है। यही टर्बिड लिक्विड आपको क्या दिखने लगता है, क्लियर लिक्विड। रीजन क्या है कि जिस वेवलेंथ की लाइट डाली जा रही है, टेम्परेचर बढ़ाने पर स्वार्म्स की साइज इतनी छोटी हो जाती है कि उस वेवलेंथ की भी आधी रह जाती है, ठीक है। इस वजह से वो स्वार्म्स जो है या फिर वो झुंड जो है उस लाइट को प्रकीर्णित नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से जब कोई ऑप्टिकल इफेक्ट दिखेगा ही नहीं तो हमारा लिक्विड कैसा हो जाएगा, यहाँ पर जब कोई स्कैटरिंग होगी ही नहीं तो हमारा लिक्विड कैसा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा लिक्विड यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। तो ये थी पूरी कहानी स्वार्म्स थ्योरी की। ओके, डबल डिफ्रैक्शन वगैरह सब लुप्त हो जाते हैं जैसे ही क्लियर लिक्विड बनेगा। जैसे ही क्लियर लिक्विड बनेगा क्या होगा, सबसे पहले ये जो डबल डिफ्रैक्शन का जो केस हो रहा था, यहाँ पर जो यहाँ पे क्या हो रही थी, स्कैटरिंग हो रही थी यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे इस परत इसके इस फेस पे गिरा और फिर स्कैटरिंग हुई, इधर लाइट गिरी फिर स्कैटरिंग हुई, तो ये स्कैटरिंग वाला प्रोसेस जो है बिल्कुल ही खत्म हो जाता है क्लियर लिक्विड बनने पर, राइट। और उस वजह से आपका लिक्विड जब क्लियर होगा तो उसमें जो है वो क्या होगा, डबल डिफ्रैक्शन प्रोसेस बिल्कुल लुप्त हो जाएगा। ओके, और साथ ही साथ जो है उसमें विषम देशिकता भी लुप्त हो जाएगी, यानी कि हमारा जो लिक्विड है वो कैसा हो जाएगा, समदेशिक हो जाएगा या आइसोट्रोपिक हो जाएगा। ये क्या, हमने सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ा था उस टाइम, प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये इस लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है कि वो कैसा होता है, आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है, आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो क्लियर लिक्विड बनते ही वो आइसोट्रोपिक हो जाएगा नेचर में और उसकी एनाइसोट्रोपी खत्म हो जाएगी। क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट है कि गलनांक पर आपकी विषम देशिकता समदेशिकता में परिवर्तित हो जाती है। क्लियर। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जो है वो पढ़ेंगे लिमिटेशंस। हेडिंग लगाते हैं लिमिटेशंस। स्वार्म थ्योरी इतनी ही थी, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या क्या करना है, सबसे पहले तो टर्बिड लिक्विड को एक्सप्लेन करना है जैसे हमने किया, उसके बाद जो है आप मेल्टिंग पॉइंट तक उसे गर्म करते हैं वापस से तो क्लियर लिक्विड मिलता है, और क्लियर लिक्विड मिलने पर क्या चेंजेस आते हैं, एक तो पहला चेंज क्या आता है, डबल डिफ्रैक्शन खत्म हो जाता है जिस वजह से टर्बिडिटी बिल्कुल ही डिसअपीयर हो जाएगी, और दूसरा क्या है, आइसोट्रोपिक हो जाता है वो नेचर में, ठीक है। और क्यों होता है वो भी समझ में आ गया, हमने ऑप्टिकल बिहेवियर यहाँ पे पढ़ लिया, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज की। ओके, तो ये रीजन है इसके पीछे। चलो नेक्स्ट जो है यहाँ पे लिमिटेशंस ऑफ स्वार्म थ्योरी। स्वार्म थ्योरी की लिमिटेशन,
अब ये जो लिमिटेशन है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेसिकली। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा डिटेल में इसे भी पढ़ना पड़ेगा आपको। ओके, अभी टाइम हो चुका है 20 मिनट, तो हम इसे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और याद रखना ये स्वार्म थ्योरी पूरी तरह से भी सही नहीं होती। कोई भी थ्योरी आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो आगे से आगे चलता रहता है। नेक्स्ट थ्योरी में कुछ चेंजेस आएंगे, पिछली बातें गलत हो जाएगी। तो ये नहीं कि आप जब भी आगे बढ़ो तो खुले दिमाग से बढ़ो केमिस्ट्री में, ठीक है? दिमाग खोल के बढ़ो कि हाँ कुछ भी चेंज हो सकता है, हमें दिमाग खुला रखना है अपना, राइट? पकड़ के नहीं बैठना है किसी चीज को कि अरे वहां तो वो पढ़ा। फैक्ट्स अलग चीज होती है, थ्योरीज अलग चीज होती है। ओके, फैक्ट्स ही है, उसमें कोई किसी तरह का चेंज नहीं आता। पर जो थ्योरीज होती है वो टाइम टू टाइम जो है वो जैसे जैसे आगे आगे स्टडीज होती है कुछ चीजें गलत साबित होती है और कुछ नई चीजें पता चलती है। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि स्वार्म थ्योरी भी पूरी तरह से सही नहीं है। ओके, इसकी भी कुछ कमियां हैं, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।